Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. साहित्य को समाजशास्त्र आंकड़े या तथ्य प्रदान करने का काम करेगा। साहित्य की को समाज से जोड़े बगैर हम साहित्य को देख ही नहीं सकते। एक जाति जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है तो वो अपने साथ अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, खान पान, बोलचाल लेकर के जाती है। एक साहित्यकार या एक रचनाकार बड़ा तभी होता है जब वो अपनी जीवन दृष्टि का निर्माण समाज के भीतर बैठकर करता है। साहित्य की समाजशास्त्रीय व्याख्या, इससे आपका क्या आशय है? और इसी के साथ जुड़ा दूसरा सवाल है, आपने कहा पितृसत्तात्मक व्यवस्था की तरफ आपका ध्यान गया कृष्णा सोपती जी का, और फिर विभाजन के साहित्य की बात कर रही हैं या विभाजन के दौर में युद्ध में स्त्रियों की स्थिति की बात कर रही हैं आप। पहले सवाल का उत्तर दें, फिर दूसरे सवाल का। साहित्य की जो समाजशास्त्रीय व्याख्या है वो उसको बहुत मतलब अगर हम बहुत कह लीजिए कि अनौपचारिक ढंग से समझना चाहें तो जो समाजशास्त्र है वो हमारे सामने आंकड़े उपस्थित करता है। मसलन अगर हम समाजशास्त्रीय दृष्टि से वृंदावन और मथुरा का अध्ययन करें तो वहाँ के आंकड़े हमें बताएंगे कि इतने प्रतिशत विधवा औरतें हैं, इतने प्रतिशत स्त्रियाँ उनमें से बाल विधवा हो गई, और इतने प्रतिशत जो हैं स्त्रियाँ वो अस्वास्थ्यकर स्थितियों में रहती हैं और इतनी निर्धनता की स्थिति में रहती। वो साहित्य को वो समाजशास्त्र आंकड़े या तथ्य प्रदान करने का काम करेगा, लेकिन एक साहित्यकार उन आंकड़ों का क्या इस्तेमाल करेगा ये उस पर निर्भर करता है। उन आंकड़ों के माध्यम से वो समाज को जो समझेगा, वो मनुष्य की जो अंतश्चेतना है उसके साथ उन आंकड़ों को जोड़ करके देखेगा, तब इसे हम साहित्य की समाजशास्त्रीय व्याख्या कहेंगे। साहित्य की समाजशास्त्रीय व्याख्या के लिए पूरे विश्व में बहुत सालों से इस पर काम हो रहा है। लियो लॉम्वेथल और लोंजाय, मतलब इन लोगों का आपने नाम सुना होगा। और साहित्य की को समाज से जोड़े बगैर हम साहित्य को देख ही नहीं सकते। साहित्य की समाजशास्त्रीय व्याख्या का मतलब ये कतई नहीं है कि साहित्य का समाजशास्त्र में ये कह रहा है कि सिर्फ आप आंकड़ों पर बल दें। नहीं, आंकड़ों के द्वारा या आंकड़े और तथ्यों के द्वारा आप मनुष्य मन के जो भीतरी कोने हैं और अतरे हैं उनको समझें। मसलन अगर एक व्यक्ति की विश्व दृष्टि के बारे में बात की जाए, जिस पर पश्चिम में काफ़ी विचार हुआ है, वो ये है कि एक आदमी की सोच कैसे बनती है। उनका कहना है कि एक जो समुदाय, एक जाति जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है तो वो अपने साथ अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, खान पान, बोलचाल लेकर के जाती है। उसका स्थान छूटता है लेकिन उसकी भाषा, उसका खान पान और बोलचाल ये नहीं छूटती है। इसका आप बहुत अच्छा उदाहरण देख रहे हैं कि लगभग 35 साल पहले या 30 साल पहले दिल्ली में सत्तू कोई नहीं जानता था, लेकिन अब सब लोग जानते हैं। तो ये जो खान पान बिहार से, उत्तर प्रदेश से या अन्य प्रांतों से आया, उस खान पान को हमने कैसे यहाँ की जो संस्कृति में है वो चीज़ें इंड्यूस हो गई। ऐसे या जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि हमने ले लिए हैं, और वो हम लेते हैं और इससे भाषा और संस्कृति दोनों समृद्ध होती है। साथ ही हमें समाज को एक बेहतर तरीके से देखने का नज़रिया मिलता है। जैसे कि मैं अगर आंकड़ों की बात करूं, आप देही देश की बात कर रहे हैं, तो आंकड़े हैं, आंकड़े उपलब्ध हैं कि इतने प्रतिशत स्त्रियों ने का बलात्कार हुआ और इतने उनमें से इतने प्रतिशत स्त्रियों ने अपने बलात्कार की रिपोर्टिंग की। लेकिन उन आंकड़ों के आधार पर आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। यही निष्कर्ष निकालेंगे कि ये तथ्य है, यहाँ हुआ, लेकिन उन तथ्यों को काटने के लिए
बहुत सारे अमेरिकी स्त्रीवादी या बहुत सारे अन्य जो स्वयंसेवी संगठन हैं, उन आंकड़ों को के का एंटीथीसिस देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन जब आप उन आंकड़ों के आधार पर उन स्त्रियों के पास पहुंचते हैं, उन बच्चों के पास पहुंचते हैं, उन वृद्धों के पास पहुंचते हैं, तो आपको लगता है कि ये सिर्फ आंकड़े ही नहीं है, उससे एक जीवन निकलता है, और उस जीवन के प्रति आपके रुझान का, आपका वो जीवन आपके लिए विश्लेषण की वस्तु है। और एक साहित्यकार या एक रचनाकार बड़ा तभी होता है जब वो अपनी जीवन दृष्टि का निर्माण समाज के भीतर बैठकर करता है। ऐसी कोई भी रचना मुकम्मल नहीं हो सकती जो जीवन से बिल्कुल कटी हुई हो, सिर्फ कल्पना के आधार पर हो। इसलिए जीवन से जुड़ना समाज से जुड़ना है। इसलिए मैंने इसको कहा कि समाजशास्त्रीय व्याख्या ज़रूर है।